और आपको सीधे लाइव लिए चलेंगे। भाजपा विधायक गोपाल शर्मा मेरे सहयोगी बीके शर्मा के साथ मौजूद हैं। दरअसल भाजपा विधायक गोपाल शर्मा ने बुर्के पर तंज कसा है। क्या कुछ उनका कहना है, क्या उसके मायने हैं, बातचीत करेंगे सहयोगी बीके शर्मा। बीके, ओवर टू यू। स्वप्निल, ये जो नगर निगम हेरिटेज में विवाद हुआ था, अब कांग्रेस और बीजेपी के विधायक आमने सामने हैं और आज दिन में कांग्रेस के विधायक रफीक खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई आरोप लगाए और अब गोपाल शर्मा बीजेपी के विधायक, उन्होंने पलटवार किया है और उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं कांग्रेस विधायक के ऊपर। और हमारे साथ गोपाल जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सीधा सीधा आपने कहा है कि यहाँ रोहिंग्या बांग्लादेशियों को संरक्षण दिया जाता है, बहुत से अपराधी यहाँ उन बस्तियों में छुपे हुए हैं, तो अब आपकी सरकार है तो क्या किस तरह से कार्रवाई की गई? और दूसरी बड़ी बात है कि जो यहाँ नगर निगम में बैठक में आपके ऊपर आरोप लगाए हैं कि जो 82 पार्षदों के हस्ताक्षर थे, उस पेपर को आप जेब में लेकर और चले आए। आरोप लगाना कभी भी सच का पर्याय नहीं होता, ये वो कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इस बात को चुनौती देता हूं कि ख्वाजा साहब के अंदर तो उनकी बहुत आस्था होगी, अगर आस्था है तो उसमें घुस करके कह दें कि 82 लोगों ने साइन किए थे। तो झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाने के षड्यंत्र में श्री रफीक खान और अमीन कागजी पूरी तरह से शामिल हैं। आपने राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया रफीक खान, उनका कहना है कि सदन ऑर्डर में ही नहीं था वहां पर और मेरी राष्ट्रभक्ति के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। गोपाल शर्मा, क्यों नहीं है? हर व्यक्ति को सर्टिफिकेट की जरूरत है जब वह गलत होता है। सदन ऑर्डर में नहीं था तो इसका अर्थ यह है कि आप राष्ट्रगान को नहीं मानेंगे। अगर मान लीजिए वहां पर राष्ट्रगान की 2-3 पंक्तियां गाई जा चुकी हैं और ये दोबारा झूठ बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं। पहले ये कह रहे थे कि हम सावधान की मुद्रा में खड़े थे, अब कह रहे हैं कि ऑर्डर में नहीं था। ऑर्डर में क्या होता है जब कोई चीज शुरू हो जाए? तो राष्ट्रगान शुरू हो चुका था, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी जाए, अमीन कागजी ने ये कहा कि तार निकाल लो और रफीक खान जी ने तार निकाले। तो यह जो देशद्रोहपूर्ण कार्रवाई है, इन्होंने कल तक स्वीकार किया इस बात को कि मैंने तार निकाले। क्या वह देशद्रोहपूर्ण कारनामा नहीं है? और केवल यही थोड़ी तार निकाल रहे हैं, ये राष्ट्रभक्ति के तार निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने रोहिंग्या बांग्लादेशियों का आरोप लगाया है, अब आपकी सरकार है, क्या ऐसा कोई अभियान चलाया जाएगा जिससे इस तरह से जो अवैध रूप से जो लोग रह रहे हैं उनके खिलाफ उनको निकालने की कोशिश की जाएगी? ये षड्यंत्रकारी विधायक अगर सीधे तरीके से अगर मानेंगे तो सीधे तरीके से मानेंगे, नहीं तो जेल में रह करके मानेंगे। आप ये बताइए, क्या जयपुर के अंदर ये तय नहीं हुआ था कि ये जितने ई रिक्शा चलते हैं ये विभिन्न रंगों के अंदर चलेंगे? क्यों हुआ था ये तय? इसलिए हुआ था कि इनकी जांच की जाएगी, ये कौन लोग हैं। ओवैसी ने जिन लोगों को ई रिक्शा बांटे हैं वो कौन लोग हैं यहां पर, उसका विरोध किसने किया? रफीक खान ने किया। तो ये जांच ही तो है। आपके क्षेत्र के अंदर आप किसी को जाने नहीं देते हैं और कहिए जांच कर लीजिए। आपने बुर्के पर भी सवाल उठाए हैं कि उनकी गर्मी में काला लिबास पहना जाता है। नहीं, मैंने बुर्के पर सवाल नहीं उठाया। मैंने ये कहा कि जिस समाज के अंदर आप बच्चियों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं करना चाहते, ड्रॉप आउट की दर राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा मुस्लिम बच्चियों की है, आपको उसकी चिंता नहीं है। आप अपने क्षेत्र के अंदर कॉलेज नहीं बनवाना चाहते, ये तो ये चाहते हैं कि भीषण गर्मी के अंदर, जून के अंदर भी पूरे शरीर को ढक करके रखा जाए। मैं इसके, इनको ये जिनको ठीक लगता है इनको ठीक लगे, मैं इसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं तो एक मनुष्य की तकलीफ बता रहा हूं कि मनुष्य की कितनी तकलीफ है। जब देश आजाद हुआ उस समय, उससे पहले 1905 में जॉर्ज पंचम भारत आए तो भोपाल की बेगम वहां पर मौजूद थी राजाओं के साथ, उनका पूरा शरीर ढका हुआ था। लेकिन आज जो
मुस्लिम अधिकारी हैं, जो मुस्लिम प्राध्यापक हैं, क्या वो उस तरह से बुर्के के अंदर ढक करके रहते हैं जो भोपाल की बेगम रही थी? तो जमाना आगे बढ़ता है। हिंदुओं के अंदर बहुत लंबा घूंघट निकालने की प्रथा थी। यहां तक प्रथा थी कि अगर एक पुरुष आ रहा है तो महिला किनारे खड़ी हो जाती थी। लेकिन यह दो रंगी नीति कैसे चलेगी कि आपके सबसे बड़े नेता एक हिंदू महिला के हाथ लगा करके और उसके घूंघट को हटा रहे हैं कि ऐसे रहो, और पीछे से कोई बुर्के में आ रहा है तो आपकी नजरें घूम जाती है और आप शपथ लेते हैं कि बिना किसी भेदभाव के मैं शासन करूंगा। आपने कहा भट्टा बस्ती में बहुत सारे लोग 1500 से बहुत सारे लोग पुलिस की जानकारी में है, पुलिस की जानकारी के अंदर है कि अपराधियों के शरण स्थली का काम इस समय भट्टा बस्ती से हो रहा है। पुलिस सक्रिय हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। लेकिन कैसे हो जब आप 10-10 हजार लोगों को भट्टा बस्ती के अंदर सड़क के ऊपर उतार करके और देशद्रोहपूर्ण भाषण दें, तो कैसे आदमी घुसे अंदर? ये तो सरकार के ऊपर सवाल है कि ये जब जानकारी है कि कहीं पर अपराधी छुपे हुए हैं तो किस तरह से एक्शन लिया जाए और अपराधियों को निकाला जाए, उनको सजा दी जाए। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। ये सरकार की संवेदनशीलता साथ साथ है। जैसे आप ये देखिए कि छत्तीसगढ़ के अंदर